So hello, welcome back to the another video of Yogi Tics. In this video, we are going to discuss some really important question that may come in your examination. So let's have a check before you go in examination. तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पहला सवाल है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। तो इस सवाल को आपने पहले तो देख लेना है कि भारतीय जो संविधान है उसमें हमारी टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। ठीक है, तो 12 अनुसूची हमारे पास है। तो 12 अनुसूची में जो वो कौन सी अनुसूची है जो भारत की भाषाओं के साथ डील करती है। आपके ऑप्शन है ए 12, बी 8, सी 11 या फिर डी 10। तो देखिए इसका सही जवाब आपको सोच के बताना है। एग्ज़ाम में ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुसूची 8। तो जो 8 नंबर की अनुसूची है वो भारत की लैंग्वेज यानी कि भाषाओं के साथ डील करती है। इसके तहत भारत में कितनी भाषाएं हैं? इस अनुसूची के तहत भारत में 22 भाषाएं हैं जिनको भाषा का दर्जा दिया गया है। लेकिन भारत में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उस संविधान ने सिर्फ 22 भाषाओं को ही मान्यता दी है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग इस सवाल से थोड़ा और हम लोग एक्स्ट्रा सीखेंगे कि देखिए जब संविधान बना था तो हमारे संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो हमारे संविधान में टोटल हमें कुल 14 भाषाएं मिली थी। तो जब हमारा संविधान बना तो हमारे पास कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं उसमें लिस्टेड थी। तो इस पे विरोध होते गए कि बहुत सारी लैंग्वेजेस को राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा देने की बात की गई। तो बहुत विरोध होने के बाद हमने भाषाओं को ऐड करना कर दिया। इसी संदर्भ में जो पहली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लैंग्वेज को लेके हुई वो थी 21st। तो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 1967 का, उसमें हमने सिंधी को जोड़ा। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। पेपर में आपने याद रखना है, सिंधी भाषा को 21वीं संवैधानिक संशोधन 1967 के तहत जोड़ा गया। उसके बाद जो हमारा अगला संवैधानिक संशोधन जो हमारे पास आता है वो है 71st यानी कि 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। ये 71st जो संवैधानिक संशोधन 1992 है, इसके तहत हमने कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा। ठीक है, कौन कौन सी भाषा जोड़ा? कोंकणी हमने जोड़ी, उसके बाद मणिपुरी हमने जोड़ी, उसके बाद नेपाली हमने जोड़ी। तो हमारे पास टोटल कितनी भाषाएं तब हो गई? 18 भाषाएं हो गई। और इसी संदर्भ में जो हमारी जो अगली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई वो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 2003 में। उसमें हमने हमारे पास 18 भाषाएं हो गई थी, उसमें हमने 4 भाषाओं को और जोड़ा। वो 4 भाषाएं कौन थी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषाएं हैं, इनको जोड़ने के बाद हमारे पास टोटल कितनी भाषाएं होगी? 22। ठीक है, तो कुल मिला के अभी तक ये 3 संवैधानिक संशोधन आपने याद रखने हैं। सबसे पहला कब हुआ था? 21वां 1967, दूसरा 1992 और तीसरा 2003, जिसके तहत जो आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई, जिसके कारण हमारी टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इसी संदर्भ में एक और सवाल आता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश 1953 में ये बना था और ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। ठीक है, फजल अली कमीशन इसके लिए बैठाया गया था, जिसके साथी थे HN कुंजरू और KM पनिकर, जिसके तहत ये बना था। ठीक है, ये आपने ऐड करना है। तो इसके साथ हम लोग कुछ और भी डिस्कस करने जा रहे हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, हमारे संविधान जब बना था तो उसमें अनुसूचियाँ सिर्फ 8 थी। कितनी अनुसूचियाँ हमारे पास थी? सिर्फ 8 अनुसूची थी। लेकिन संवैधानिक संशोधनों के तुरंत बाद हमने अपनी अपनी जो अनुसूचियाँ हैं उनको बढ़ाया और वो आज कितनी हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियाँ हैं? वो हमारे पास 12 अनुसूचियाँ हैं। तो संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं। 8वीं हमने डिस्कस कर ली कि ये भाषा के लिए है। 10वीं आपने याद रखनी है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत ये कार्य करती है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल का कानून, यानी कि कोई भी विधायक या कोई भी MP आपका अपनी पार्टी को छोड़ के किसी दूसरी पार्टी को समर्थन देता है तो उसकी जो उसकी सदस्यता है वो कैंसिल हो जाती है और उसे फिर से अपनी सदस्य पाने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ता है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये हमारी 10वीं अनुसूची है। और इसे कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके लिए आपने याद रखना है 52nd अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 1985। तो दल बदल का कानून कब आया? दल बदल का जो अनुसूची है वो 52वां संवैधानिक संशोधन 1985 को हुआ था, उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन से हमने कितनी ही सवाल अपने डिस्कस कर ली है। तो हमारे पास टोटल कितनी अनुसूचियाँ? 12 अनुसूचियाँ हैं। पहले कितनी थी? 8, और उसके बाद 4 हमने और जोड़ी। तो
अब आती है बारी 9वीं अनुसूची की। देखिए 9वीं अनुसूची, 8वीं तो हमें पता चल गई कि पहले 8 थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए इस अनुसूची को खास तौर से लाया था, और ये पहली संवैधानिक संशोधन भी कहलाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। ठीक है, जिसमें जमींदारी प्रथा को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये पहली ये जो हमारी 9th नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी, एक पहली संवैधानिक संशोधन 1951 के तहत। और उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ मैंने बताया कि 52वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची आपने याद रखनी है, जो हमारी डील करती है पंचायती राज के साथ। तो 11वीं अनुसूची 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ी गई थी। ठीक है, इसमें जो पंचायत को अधिकार दिए गए कि 29 विषय पे वो कानून बना सकती है। और उसके बाद हमारे पास जो अगली जो हमारे पास संवैधानिक अनुसूची है वो है 12वीं में क्या है, म्यूनसिपैलिटीज़ का जिक्र किया गया है। और ये कब जोड़ी गई थी, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 74th 1993। ठीक है, इसमें 18 जो मसलों पे ये कानून बना सकती थी। तो एक छोटी सी नज़र हम लोग अनुसूचियों पे फिर से एक बार डाल देते हैं। देखिए हमारे संविधान में जो है वो 12 अनुसूची है। जो पहली अनुसूची है वो डील करती है जो राज्य के नाम होंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के नाम, उनका एरिया कितना होगा, इसके बारे में डिस्कस करती है। जो दूसरी अनुसूची है वो रिलेशन के बारे में, अलाउंसेस जो उनको पैसा दिया जाएगा उसके बारे में डिस्कस करती है। ठीक है, जो तीसरी अनुसूची है वो डिस्कस करती है हमारी जो शपथ लेते हैं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको शपथ कौन दिलाएगा। और जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा की सीट, स्टेट यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा को जो सीट आनी है उसके बारे में डिस्कस करता है कि किस राज्य से या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हमें आएंगी। पांचवी अनुसूची है, ये प्रोविज़न हमें देती है कि जो शेड्यूल एरिया है, शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है उसके लिए कानून हम बना सकते हैं। जो छठवीं अनुसूची है वो डिस्कस करती है कि जो ट्राइबल एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। और इस संदर्भ में छठवीं अनुसूची में कई बार क्वेश्चन आता है कि किन राज्यों का खास तौर से जिक्र किया गया है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जो छठवीं अनुसूची है, जो 6th आपकी शेड्यूल है, उसमें 4 राज्यों का हमें नाम देखने को मिलता है। पहला है असम, ये तो आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है त्रिपुरा, असम, त्रिपुरा और मिज़ोरम। मिज़ोरम के लिए मैं MZ लिख रहा हूँ, और मेघालय। ये चीज़ इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि मणिपुर भी हो सकता है, लेकिन मणिपुर दोस्तों नहीं है। तो 4 राज्य छठवीं अनुसूची में हमारे रेखांकित किए गए हैं, जिनको इसके लिए स्पेशल प्रोविज़न उन्हें अधिकार दिए गए हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। पहला है असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम और मेघालय। तो ये हमारी 6 अनुसूचियाँ होगी। उसके बाद 7वीं अनुसूची हमारे पास आई। तो इसके तहत हमने बताया कि हमारे पास जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3 लेवल पे होगा। ठीक है, उसके लिए हमने 3 अनुसूचियाँ बनाई हैं। आपकी केंद्र सूची है, जिसको संघ सूची कहते हैं, राज्य सूची कहते हैं, और कॉन्करेंट सूची। तो इसमें जो पावर को डिवाइड करने का एक तरीका बताया गया है कि कितने सूचियों पे जो है केंद्र आपका कानून बनाएगा, कितनी सूचियाँ होगी जिसमें स्टेट कानून बनाएगा, और जो जिस पे दोनों को बनाने की ज़रूरत होगी वो उसको भी उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है। तो ये हमारी 7वीं अनुसूची होगी। उसके बाद है 8वीं अनुसूची, हमने डिस्कस कर ली, जिसके तहत हमें 22 भाषाएं हमारे देश में देखने को मिलती है। उसके बाद 9th शेड्यूल मैंने बताया कि जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए लाया गया था। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत 52वां 1985 में। 11वीं जो अनुसूची है वो पंचायती राज को बढ़ावा देती है, या पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 12वीं जो अनुसूची है वो म्यूनसिपैलिटीज़ को आमंत्रित करती है, जिसके तहत म्यूनसिपैलिटी 18 इशूज़ पे कानून बना सकती है। तो ठीक है दोस्तों, एक सवाल से हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही होता है कि आपको एक जो सवाल है उसके पीछे छुपे हुए जितने भी तथ्य हैं वो क्लियर हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं अपना दूसरा तथ्य। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। इससे आपका सिर्फ 2 सेकंड का वक्त लगेगा, लेकिन मेरे लिए काफ़ी ये मायने रखती है। तो दोस्तों, जो हमारा दूसरा सवाल है उस पर चलते हैं। जो दूसरा सवाल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि 10 डिग्री चैनल किन स्थानों को अलग करता है। देखिए, पेपर में बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि जो 10 डिग्री चैनल है वो हमारे देश के किन स्थानों को अलग करता है। और आपके ऑप्शन है मालदीव और मिनिकॉय, कावारती और मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार, या फिर डी ऑप्शन है तमिलनाडु और श्रीलंका। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने डिग्रीज के पढ़ के जाने हैं। ये 10 डिग्री तो ये क्वेश्चन में है, लेकिन इसके साथ आपने याद रखनी है 8 डिग्री, 9 डिग्री, ये आपने ज़रूर पढ़नी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अंडमान और निकोबार। तो अंडमान और निकोबार को अलग करती है वो है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था कि कौन कौन सी डिग्री चैनल आपने याद रखना है। 8 डिग्री चैनल। तो दोस्तों, 8 डिग्री जो चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल से आपने याद रखना है मालदीव और मिनिकॉय। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल। इसी के साथ आपने याद रखना है 9 डिग्री चैनल, पेपर में कई बार आता है। 9 डिग्री चैनल आपका मालदीव मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। ठीक है,
कितना डिग्री चैनल? 9 डिग्री चैनल आपके मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। तो पेपर में आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो 9 डिग्री चैनल हमारे पास हो गया। इसके साथ आपने याद रखना है कि लक्ष्य जो द्वीप है ये कितने द्वीपों का समूह है? 38 द्वीपों का समूह है। और जो अंडमान है वो आपके 572 द्वीपों का समूह है, जिसमें कि 37 बसाए गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आते हैं, डिग्री से रिलेटेड इनको आपने हमेशा याद रखना है। इनके आने की संभावनाएं लगभग हर एग्जाम में बनी रहती है। तो चलिए दोस्तों, अगला सवाल अपना डिस्कस करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित संस्थानों को उसके स्थापित तो वर्षों के पहले साथ नंबर पर मिलान है कीजिए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उसके बाद है कोलकाता विश्वविद्यालय और उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर। तो इनके स्थापित वर्ष आपके सामने ऑप्शन दिया 1857, 1951, 1916 या फिर 1875। तो देखिए दोस्तों, ये संस्थान कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासतौर से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो एग्ज़ाम जो सेट करने वाले उनका फेवरेट है, 2 या 3 एग्ज़ाम में साल के ये पक्का पूछा जाता है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का आपने एस्टेब्लिश जो ईयर है वो हमेशा याद रखना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपकी 4 फरवरी 1916 को स्थापित की गई थी। 4 फरवरी आपने याद रखना है, 4 फरवरी 1916 को इसका जो स्थापना दिवस वो मनाया जाता है, और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया जाता है। उसके बाद है अलीगढ़ मुस्लिम मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है। इसी विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता था? मोहम्मदिया एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसको कहा जाता था पहले, बाद में जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया। तो ये आपका कब स्थापित हुआ था? ये 24 मई 1875 को स्थापित हुआ था। यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं पूरा लिखता। तो 24 मई 1875 आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस याद रखना है। उसके बाद है कोलकाता विश्वविद्यालय। तो कोलकाता विश्वविद्यालय आपने याद रखना है, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1857। ठीक है, 1857 आपको याद है कि 1857 में क्या हुआ था? पहली वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। 1857 का महान विद्रोह आपको पता है, जिसे अंग्रेजों ने सप्रेस तो कर दिया, लेकिन आज़ादी की चिंगारी इसी विद्रोह से भारतीयों में ज़्यादा जागी थी। ठीक है, उसके बाद है आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो 1951 में हुआ है। और आईआईटी जो खड़गपुर है वो आधुनिक भारत के मंदिरों में से एक इसे गिना जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। डैम्स और जो इंस्टीट्यूट है उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। तो देखिए, 1956 में जो आईआईटी खड़गपुर है उसको क्या कहा गया था? राष्ट्रीय महत्व का स्थान उसे दिया गया था। तो नेशनल इंपॉर्टेंस किसी चीज़ को मिलना वो कब मिली थी? 1956 में। और इन्हें राष्ट्र का गौरव भी कहा जाता है। और 2019 में इन्हें क्या किया गया था? इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिया गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का दर्जा अगर किसी आईआईटी को मिला है तो वो आईआईटी खड़गपुर है। तो इसी के साथ आपने एक और चीज़ आपने याद रखनी है यहाँ पे, कि जो कोलकाता विश्वविद्यालय है इसके साथ 2 और विश्वविद्यालय लिंक होते हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट एक ही है। पेपर में अगर पूछेंगे तो आपने याद रखना है। कोलकाता विश्वविद्यालय के साथ आपने चेन्नई विश्वविद्यालय याद रखना है, चेन्नई। ठीक है, और उसके बाद बॉम्बे। तो अंग्रेजों ने ये 3 जगह विश्वविद्यालय एक बार ही खोल दिए थे। कौन कौन से? कोलकाता, चेन्नई और बॉम्बे। ठीक है, तो इनके एस्टेब्लिशमेंट ईयर एक ही है, दैट इज़ 1857। और अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, इसका मैंने बताया आपको कि इसे मोहम्मदिया एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज भी कहा जाता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो पेपर में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, तो आपने इसका ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब अपना अगला सवाल डिस्कस करते हैं। तो अगला सवाल है यहाँ पे कि जो यहाँ पे नोबेल होना चाहिए था, नोबेल पुरस्कार जीतने वाली संस्था या व्यक्ति का नाम बताइए सबसे ज़्यादा बार। सवाल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है दोस्तों। यहाँ इस सवाल को हम ज़रा फिर से रिफ्रेम करते हैं। तो ये जो सवाल है कि नोबेल सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली, सबसे ज़्यादा बार, ये सवाल है। सबसे ज़्यादा बार, तो सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? नोबेल। क्योंकि नोबेल एक करंट अफेयर का टॉपिक है तो पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली जो संस्था या व्यक्ति है, आपने उसका नाम बताना है। और आपके ऑप्शन है मैडम क्यूरी, फ्रेडरिक पैसेज, जीन हेनरी या फिर रेड क्रॉस इंटरनेशनल। ठीक है, तो इस सवाल का दोस्तों सही जवाब आपको बताना है कि जो नोबेल पुरस्कार सबसे ज़्यादा बार किस व्यक्ति या संस्था ने जीता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेड क्रॉस इंटरनेशनल। तो रेड क्रॉस इंटरनेशनल ने सबसे ज़्यादा बार नोबेल शांति पुरस्कार जीता है। तो सबसे ज़्यादा बार रेड क्रॉस ने जीता है। और कितनी बार जीता है? 3 बार। 3 बार दोस्तों रेड क्रॉस अभी तक नोबेल शांति पुरस्कार जीतने में कामयाब हुआ है। तो सबसे पहली बार कब जीता था? सबसे पहली बार जीता था 1917 में। दूसरी बार कब जीता था? 1944 में, 1944। और जो तीसरी बार इसे दिया गया था 1963 में। तो 3 बार इंटरनेशनल जो रेड क्रॉस है उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं ये है मैडम क्यूरी,
मैडम क्यूरी ने 2 बार नोबेल पुरस्कार दोस्तों जीता है। आपके मन में ये भी आया होगा कि मैडम क्यूरी हो सकता है, लेकिन मैडम क्यूरी ने सिर्फ 2 बार नोबेल प्राइज़ जीता है। सिर्फ इसलिए कहूँगा कि ये क्वेश्चन की वेटेज को कह के, नहीं तो 2 बार नोबेल जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो मैडम क्यूरी ने सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ जीता था वो 1903 में जीता था, और उसके बाद 1911 में जीता था। ठीक है, तो अभी तक 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, ये आपने याद रखना है। कितने व्यक्तियों को? 4 व्यक्तियों को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है। रेड क्रॉस को 3 बार मिला है। मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है। मैडम क्यूरी को पूछ लेते हैं कई बार। पहली बार 1903 में इन्हें फिजिक्स के लिए मिला था, और ये संयुक्त था, इनके पति के साथ इनको दिया गया था। और तीसरी जो दूसरी बार है उनको केमिस्ट्री के लिए मिला था। ठीक है, तो मैडम क्यूरी को 2 बार मिला है, 1903 में, 1911 में। 1903 में फिजिक्स में मिला था उन्हें, उनके पति के साथ इस अवार्ड को इन्होंने साझा किया था। लेकिन 1911 में इन्हें सोलो अवार्ड मिला था, और ये एकमात्र महिला है जिनको ये साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2 बार जीता है। साइंस के क्षेत्र में 2 बार ये नोबेल प्राइज़ जीतने वाली पहली महिला है। तो फ्रेडरिक पैसेज और जीन हेनरी, ये इनको पायनियर कहा जाता है नोबेल प्राइज़ का। 1901 में इन्होंने नोबेल प्राइज़, इन दोनों को साझा नोबेल प्राइज़ दिया था। जीन जो हेनरी है, इनको रेड क्रॉस की संस्था को जोड़ने के लिए ये दिया गया था। फ्रेडरिक जो पैसेज है, ये फ्रेंच है, इनको भी इसी के लिए ये प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से याद रखने हैं। और यहाँ पे नोबेल प्राइज़ की बात दोस्तों चल पड़ी है, तो इसके साथ आपने याद रखना है कि नोबेल प्राइज़ जीतने वाले व्यक्ति को 1 मिलियन यूएस डॉलर आज की डेट में प्राइज़ मिलता है। कितने पैसे मिलते हैं? 1 मिलियन यूएस डॉलर। और 2024 का आपने 1-2 क्वेश्चन आपने याद रखने हैं, क्योंकि 2023 में नोबेल प्राइज़ मिले हैं। तो 2023 में जो आपके लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है वो है जॉन फॉस। ठीक है, जॉन फॉस को नोबेल प्राइज़ इनके प्रोज वर्क के लिए इनको नोबेल प्राइज़ लिटरेचर में दिया गया है। किस में दिया गया है? लिटरेचर में दिया गया है। वहीं अगर हम पीस की बात करें, जिसे शांति का नोबेल प्राइज़ कहा जाता है, जो शांति के लिए जो नोबेल प्राइज़ जिसको मिला है उनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी आपने याद रखना है। नरगिस मोहम्मदी ये एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ईरान से। इनकी नेशनलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर में ज़रूर इनको लेकर सवाल बन सकता है कि नरगिस मोहम्मदी जिनको शांति पुरस्कार नोबेल मिला गया है 2023 का, वे किस देश की रहने वाली हैं? तो ये ईरान की पत्रकार है, और ह्यूमन राइट के लिए अक्सर ये सुर्खियों में रहती हैं, क्योंकि महिलाओं को ईरान में ज़्यादा आपके नहीं सपोर्ट किया जाता है। तो महिलाओं के अधिकारों के लिए ये अक्सर सड़कों पर उतरती है, प्रोटेस्ट करती है, जिसको देख के इनके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस ये 4 तथ्य हम लोगों ने डिस्कस किए, लेकिन इसके साथ जो क्वेश्चन जुड़े थे, मुझे लगता है कि कम से कम हमने 15 से 20 सवाल इसमें डिस्कस कर लिए, जो पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगली वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को लाइक शेयर और इसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।